Today's topic is drafting, pleading, and convincing. And today's we'll discuss the topic convincing and deed writing. Convincing and deed writing. So first we must know about the definition of convincing. What the convincing meaning is. According to the Indian Stamp Act 1899, convincing includes a conveyance on sale and every instrument by which property, whether movable or immovable, is transferred inter vivos and which is not otherwise specifically provided for by schedule. तो देखिए कन्वेंसिंग का मतलब क्या होता है। इंडियन स्टैम्प अधिनियम बना हुआ है 1899 का, उसके अनुसार कन्वेंसिंग में क्या क्या शामिल होता है ये बताया गया है। तो कन्वेंसिंग में सेल विक्रय एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच, या तो सेल के द्वारा या किसी भी ऐसे विनिमय के द्वारा जिसमें प्रॉपर्टी, चाहे वो चल संपत्ति हो या फिर वो अचल संपत्ति हो, ट्रांसफ़र की जाती है किस लिए, स्पेसिफिक पर्पस में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग के बाद हम बात करेंगे डीड्स की। तो व्हाट आर डीड्स, ठीक है, व्हाट आर डीड्स हियर। अ डीड इज रिटन लीगल डॉक्यूमेंट signed by the maker and attested by the witnesses, properly stamped and if necessary registered. It can be in the form of contract or in the form of monogram such as wills. A deed is also called instrument. देखिए डीड क्या होता है। डीड्स की अगर हम बात करें तो डीड एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है जो कि इसे बनाने वाले द्वारा हस्ताक्षरित होता है। साथ ही साथ इस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी होते हैं जिन्हें अटेस्टेड किया जाना अनिवार्य होता है। उसी के साथ साथ इस पर प्रॉपर स्टैम्प्स लगे होने चाहिए और ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डीड जो है वो संविदा के रूप में, एक करार के रूप में हो सकता है और ये स्वेच्छया भी हो सकता है, जैसे कि विल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि हम स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का, जिसे हम अपनी संपत्ति देना चाहते हैं उसे उसका अधिकारी बना देते हैं। लेकिन ये कब प्रभावी होती है, विल उसके रचयिता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है, उससे पहले नहीं। अ डीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। डीड को हम इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं किसी भी प्रकार का दस्तावेज भी कह सकते हैं जिसका लीगल इफ़ेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कन्विंसिंग एंड डीड राइटिंग की, तो द मेकर ऑफ डीड मस्ट बी कॉम्पिटेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो डीड राइटिंग करता है, जो डीड लिखता है, उसका जो पर्सन जो डीड्स लिख रहा है उसको भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत कुछ शर्तों का पालन करना ज़रूरी होता है। वो शर्तें कौन कौन सी हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड and is not disqualified from contracting by any law to which he is subjected to। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो संविदा करना चाहता है उसके लिए कुछ शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। कौन कौन सी शर्तें। पहली, ऐसा पर्सन संविदा करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, अर्थात उसने एज ऑफ मेजोरिटी जो कि 18 साल है पूरी कर ली हो। दूसरा, वो साउंड माइंड हो, यानी कि वो विकृचित नहीं होना चाहिए, वो क्या संविदा कर रहा है, क्या करार कर रहा है, उसके परिणामों को, उसके विधिक दायित्व को समझने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ठीक है, उसे विधि के द्वारा
कोई करार या संविदा करने से मना न किया गया हो, उसे निर्हत घोषित न किया गया हो, तभी ऐसा व्यक्ति संविदा कर सकता है, करार कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो सेक्शन 11 की कंडीशंस पूरा होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स। वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? पहला, पक्षकार जो है उसने एज ऑफ मेजोरिटी यानी कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। दूसरा, वो साउंड माइंड हो, स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का हो। तीसरा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी विधि के द्वारा, तभी ऐसा व्यक्ति संविदा करने में सक्षम माना जाएगा। तो आज हमने देखा कि ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में, कन्वेंसिंग से हमारा क्या अभिप्राय है, ड्राफ्टिंग से हम क्या समझते हैं, और ड्राफ्टिंग करने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।